हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स देखिए, क्या पढ़ने वाले हैं तो समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ने वाले हैं, यानी कि इकोसिस्टम को। उससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने जैव विकास एवं पारिस्थितिकी तंत्र इसको कंप्लीट किया। उसमें आप उनका हो जाता है लेमार्कवाद के सिद्धांत, इनके बारे में जाना। उसके बाद देखिए लेमार्कवाद की विशेषताओं को पढ़ा। उसके बाद डार्विनवाद को पढ़ा, नव डार्विनवाद पढ़ा। वातावरण में अनुकूलन, इसको जाना कि अनुकूलन किसको कहते हैं। उसके बाद उत्परिवर्तनवाद, इसके बारे में डिटेल में जाना। इसमें समजात अंग हो जाते हैं, समरूप अंग हो जाते हैं। समजात अंगों के उदाहरणों को देखा, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जीवों के अवशेषी अंगों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं और आपसे उनमें संबंध है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है ना। क्योंकि देखिए, संबंध तो एक दूसरे से सभी का है। जैसे बात कर लेते हैं, पहले अपने शब्दों में बात करते हैं, उसके बाद किताबी भाषा में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर जैसे बात की जाए तो हर एक चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, आपका हो जाता है, एक सर्किल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे खरगोश हो जाता है, गाय हो जाती है ना। ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये घास फूस पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है जो साग सब्जी भी खाते हैं, मांस मच्छी भी खाते हैं, है ना। फिर वो देखिए क्या करते हैं, साग सब्जी के रूप में, जैसे घास फूस के रूप में साग सब्जी खा लेते हैं। और क्या करते हैं, और पशुओं को भी खा लेते हैं। ये मैं नहीं कहती सभी लोग, जो नहीं खाते मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, जो खाते मैं उनके लिए कह रही हूँ कि मनुष्य हर चीज़ खा लेता है। आप देखिए कि कहीं भी चले जाएं, किसी भी एरियाज़ में चले जाएं कि खाया जाता है, जैसे कि ये चीज़, तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ, ठीक है ना। तो क्या कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है, यानी कि साग सब्जी भी खाता है प्लस मांस मच्छी भी खाता है। तो वो किस पे डिपेंड हो जाता है, वो कहते हैं नहीं, पेड़ पौधों पे भी निर्भर होता है, उससे प्राप्त फल फ्रूट्स को भी खाता है, प्लस जो जंतुओं से मांस प्राप्त होता है उसको भी खाता है। तो इस तरह से एक क्या बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। उसके बाद जब ये जंतु मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये जब छोटा जानवर है, उसके बाद बड़े जानवर ने छोटे जानवर को खाया, उसके बाद उससे बड़े जानवर ने खाया, जैसे शेर बाघ ने छोटे जानवरों को खा लिया। और बाघ और शेर को कौन खाता है, जब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो जैसे गिद्ध हो जाता है, चील हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, जैसे एक गिद्ध हो जाता है, चील तो देखिए जो सांप होते हैं या इस तरह के, तो उनको उठा के ऊपर लेके चला जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, मूवी में भी देखा होगा कि वो लेके चला जाता है ना, तो वो जिंदा भी खा लेता है। तो ये क्या होता है, जो गिद्ध होता है, तो ये मृत जो शरीर हो जाता है, जैसे जानवर मर जाते हैं, जैसे कोई आपदा आई ऐसे मर गए, या एक्सीडेंट में मर गए, या मनुष्य हैं, जैसे ऐसा ना हो, ईश्वर ना करे, लेकिन मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि जैसे कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, यानी ट्रेन के जैसे कि ट्रेन से कट जाता है, तो उसकी जो डेथ बॉडी होती है, और तो क्या होता है, देखिए बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं उसके पास में, गिद्ध आ जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको खा के उस जगह को साफ कर देते हैं। इसीलिए गिद्ध को क्या कहा जाता है, तो पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को देख लेते हैं, जो आपके नोट्स में है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे भी कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो पारिस्थितिकी है,
ये क्या है? तो ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत सभी जीवों जैसे जैविक घटक और भौतिक पर्यावरण यानी अजैविक घटक के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो ओ इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो हम इसको समझ लेते हैं। तो 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने किया, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकियोस यानी रहने का स्थान और लोगोस से मिलकर बना है। ठीक है ना? तो यहाँ तक आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात की जाए तो उसमें और इसमें देखिए ये क्या हुआ था, ये 1869 में, यानी कि जो आपका पारिस्थितिकी हो जाता है वो 1869 में। और पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एजी टांसले ने किया। इन्होंने कब किया? तो 1935 ईस्वी में किया। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना? पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एजी टांसले ने किया। और अगर बात की जाए कि देखिए आपका हो जाता है कि ओ इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम तो 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। यहाँ तक आपका हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो पारिस्थितिक क्रिया में सम्मिलित होकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाता है किसी क्षेत्र समूह में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को अपनी गतिविधियों द्वारा प्रभावित करते हैं। इस प्रकार समुदाय एवं वातावरण दोनों रचना और कार्य की दृष्टि से एक तंत्र यानी सिस्टम की भांति कार्य करते हैं। इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वही चीज़ हो गई, देखिए एक सिस्टम की भांति ही तो कार्य करते हैं कि क्या होता है कि सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं तो वो भोजन सब अपना स्वयं ही बना लेते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो वो उत्पादक हो जाते हैं ना, उत्पादक हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उत्पादक किसे कहते हैं, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्पादक वे होते हैं जो भोजन का निर्माण खुद करते हैं, जैसे हरे पौधे हो जाते हैं आपके, आप शैवाल हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये उत्पादक होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। देखिए वही चीज़ हो गई जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कब किया था? तो 1935 ईस्वी में किया था। अब परिभाषा देख लेते हैं थीनमैन के अनुसार। थीनमैन ने सन 1939 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र को जैव तंत्र का नाम दिया और टेलर के शब्दों में पारिस्थितिकी प्राणियों के पारिस्थितिकी प्राणियों के उन सभी संबंधों को कहते हैं जो उनके संपूर्ण वातावरण में रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखिए इसको समझ लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने समझा, सबसे पहले क्या हो जाता है? तो ये आपका घास फूस हो जाता है, पेड़ पौधे हो जाते हैं और उसको कौन खाते हैं? उसको देखिए छोटे जो जानवर हैं, जैसे आप खरगोश हो जाता है, बकरी हो जाती है, गाय हो जाती है, इस तरह से खाते हैं। अब देखिए इस खरगोश को कौन खा रहा है? तो जो ये सांप हो जाता है। और इसको देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है, ये आपका शेर हो जाता है। शेर क्या करता है? इनको खा जाता है ना। और यहाँ पे देखिए आपका हिरन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एक श्रृंखला के रूप में हैं, है ना। अब अगर हम लोग समझते हैं कि देखिए समझ लेते हैं इसको हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है? सूर्य ऊर्जा और उत्पादक हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है ये? तो प्राथमिक उपभोक्ता है। और दूसरी बात ये है, ये क्या है? तो ये आपका हो जाते हैं कि जैसे कि कहते नहीं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये उत्पादक होते हैं, है ना। हरे पौधे क्या होते हैं? तो उत्पादक होते हैं। और उपभोक्ता कौन होते हैं? जो इन पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन उत्पादन से प्राप्त करते हैं, यानी उत्पादक से प्राप्त करते हैं। और
उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में अपने भोजन हेतु उत्पादक पर निर्भर है ना। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कोई भी, जैसे कि आपका जल हो या स्थल हो, स्थल तंत्र हो या जल तंत्र हो, जो भी हैं, तो जहाँ पे भी, लेकिन पौधे प्रथम ही होते हैं। पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हैकल के अनुसार प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक व कार्बनिक वातावरण के संपूर्ण संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ है कि सूर्य का प्रकाश, उसके बाद जलवायु, उत्पादक ऊर्जा आपका हो जाता है, वन, घास, मरुस्थल, मानवीकृत और पोषण स्रोत हो जाते हैं, अब घटक हो जाते हैं और उपभोक्ता हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं पृथ्वी का विशाल पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि देखिए उपरोक्त दी गई संरचना से स्पष्ट है कि जीवमंडल में छोटे से अर्थात तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर विशालतम अर्थात महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र इसमें विद्यमान रहते हैं या ऊर्जा पर आधारित होता है, आपका हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद इसमें ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा संग्रहण तथा ऊर्जा प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी की क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य पदार्थों का चक्रण यानी कि साइकिलिंग ऑफ फूड आइटम्स होता है। सेकंड नंबर पर आपका हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में जैव ऊर्जा प्रवाह की दर अर्थात समुदाय में खाद्य उत्पादन, फूड प्रोडक्शन तथा श्वसन क्रिया की दर, रेट ऑफ रिस्पिरेशन का निर्धारण होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न 2 घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आपका हो जाते हैं अजैविक घटक और जैविक घटक हो जाते हैं। इसमें अजैविक घटक को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव आते हैं, ये भी पारितंत्र हेतु अति आवश्यक होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे आपका ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज, लवण, सभी गैसें, जल, ये सब क्या हो जाते हैं, तो ये अजैविक घटक। अजैविक जिनमें जान नहीं, जैविक घटक जिनमें जान होती है ना। तो जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनका संबंध सजीव से होता है। सजीव मतलब जिंदा यानी जान, है ना। जैविक घटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम आपका हो जाता है उत्पादक, द्वितीय हो जाता है उपभोक्ता और तृतीय हो जाता है अपघटक या अपघटनकर्ता। तो सबसे पहले हम लोग उत्पादक को समझ लेते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक वे होते हैं जो देखिए भोजन का निर्माण खुद से करते हैं, है ना। जैसे हरे पौधे हो जाते हैं, शैवाल हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे हो जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यानी पूछे जाते हैं कि उत्पादक क्या होते हैं, तो उत्पादक पेड़ पौधे, है ना। आपका जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आ सकता है, अति लघु में भी आ सकता है, लेकिन आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपका किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर दे लोगे, है ना। अब उपभोक्ता की तरफ आते हैं। देखिए उपभोक्ता को समझ लेते हैं। उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में अपने भोजन हेतु उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता परजीवी होते हैं और उपभोक्ता को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आपके माइंड में एक चीज़ आई होगी कि आखिर जो यहाँ पे परजीवी आ गया, परजीवी का मतलब क्या होता है, तो हम लोग समझ लेते हैं परजीवी का मतलब क्या होता है। देखिए परजीवी वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, ठीक है, और उनमें अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं ना, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे वही वाली बात आ गई, हंसी आ गई, खैर, कि जैसे कुछ मनुष्य होते हैं क्या करते हैं कि जिससे फ़ायदा उठाएंगे और उसी को वो नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि नियम का क्या होता है, अगर हम किसी से फ़ायदा उठाएं तो उसका भी हमें फ़ायदा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग परजीवी होते हैं तो क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और बाद में उसका नुकसान करके चले जाते हैं। तो वो तो खैर बात हो गई। ऐसे ही हम आपको बताते हैं कि क्या होता है कि जैसे परजीवी वे वो जीव होते हैं जो किसी पे आश्रित होते हैं और फिर उनसे फ़ायदा उठा लेते हैं और फिर उसके बाद उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जोंक हो जाता है, जूं हो जाता है, अमर बेल, ये सब हो जाते हैं। तो जोंक क्या करती है, देखिए शरीर में चिपक जाती है और खून चूस लेती है ना, नुकसान पहुंचाती है और खुद अपना फ़ायदा करती है। जो भी इसी तरीके से हो जाता है। अमर बेल का जो पौधा होता है वो भी
दूसरे पौधे पे लिपट जाता है। ऐसे ही तो होता है ना, वो इस तरह से लिपट जाता है और उसी से सारे पोषक तत्व लेता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। वही चीज़ जैसे मनुष्य कोई कोई होते हैं, कुछ होते हैं कि अम, कर लिया, अपना फ़ायदा उठा लिया और उसको वहीं पे नुकसान पहुंचा के चले गए, वो चीज़ हो जाती है। खैर, अब देखिए आपका हो जाता है यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक से प्राप्त करते हैं। जैसे हिरन हो जाता है, टिड्डा हो जाता है, खरगोश हो जाता है, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं। अगर द्वितीय उपभोक्ता की बात की जाए तो द्वितीय उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मेढक, बिल्ली आदि हो जाते हैं। तृतीय उपभोक्ता अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं। इस श्रेणी में सर्वाहारी जीव आते हैं, जैसे सर्प, शेर, बाघ आदि आते हैं। तो आप इस श्रेणी को याद रखिएगा। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। और अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। अब देखिए सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो सभी को अपना भोजन बना लेते हैं। ये श्रृंखला के सर्वोच्च जीव माने जाते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जैसे सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, जैसे वो घास फूस भी पा जाए, फल फ्रूट भी पा जाए, वो भी खा लेगा। जैसे घास फूस के रूप में क्या होता है, जैसे साग सब्जी ऐसे प्राप्त नहीं होती है, तो साग सब्जी कहाँ से प्राप्त होती है, पौधों से ही तो प्राप्त होती है। और देखिए मांस मच्छी भी खा लेते हैं। तो जो मनुष्य होता है तो हर चीज़ खा लेता है। कहते नहीं, हाथी से लगा के चींटी तक हर चीज़ खाई जाती है। यहाँ तक तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक जगह का तो बड़ा ही स्वादिष्ट पकवान होता है सांप का बना हुआ भोजन। अच्छा, आप लोग बताएं कि ये कहाँ का है और इस भोजन का नाम क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हो जाता है कि मनुष्य हर चीज़ खा लेता है ना। वो अलग अलग जगहों पे, खैर अपने यहाँ तो ये सब चीज़ नहीं है कि सांप को कोई नहीं खाता है, लेकिन नाम भी सुन के अगर तो थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है। लेकिन एक है ऐसी जगह जहाँ पे इसका भोजन बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है। और ये होता है कि आज मन कर रहा है, हमारी इच्छा है तो उसको खाने की, तो ऐसे करके होता है, ठीक है। तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए अपघटक हो जाता है। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विघटित कर देते हैं, जैसे कवक, जीवाणु। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी की डेड बॉडी होती है, या मान लीजिए जैसे समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, या ट्रेन की पटरियों के पास, इस तरह से कहीं पर भी किसी की यानी कि देखिए डेथ बॉडी होती है, तो क्या होता है कि उसको जो गिद्ध होते हैं, चींटियाँ होती हैं, सब आके उसको खा लेते हैं और उसका क्या करते हैं, तो सब साफ कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। अब देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो इसमें आपका हो जाता है पौधे द्वारा ऊर्जा का उपयोग या जैव तत्व निर्माण प्राथमिक उत्पादक कहलाता है। ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीवित चीज़ों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह है। सभी जीवित जीवों को उत्पादकों और उपभोक्ताओं में व्यवस्थित किया जा सकता है और खाद्य श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है। तो आपका यहाँ पे ये हो जाता है। अब एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे सहजीविता किन्हें कहते हैं। जैसे हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने परजीविता के बारे में पढ़ा। परजीविता क्या होता है, जैसे हम लोगों ने समझा कि परजीव वो होता है जो किसी से फ़ायदा उठाता है और उसको नुकसान पहुंचा के चला जाता है। और सहजीविता क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब परजीविता को समझा तो सहजीविता को भी समझना चाहिए। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। और इस प्रकार के संबंध को सहजीविता कहा जाता है। जो ये संबंध होता है कि एक भाई तुमने हमारा फ़ायदा किया, हमने तुम्हारा फ़ायदा किया, रूल एंड रेगुलेशन, है ना।
उसके अकॉर्डिंग यही होता है कि आपने हमारा फ़ायदा किया, हमें भी आपका फ़ायदा करना चाहिए। आपने हमारे साथ भला किया, हमें भी आपके साथ भला करना चाहिए। नहीं कि आपने हमारे साथ भला किया और हम आपके साथ बुरा करके और चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सजीवता, तो जैसे हो जाता है कि इस प्रकार के संबंध को क्या कहा जाता है, तो सहजीविता कहा जाता है। और पौधों के ये गुण सहजीविता कहलाते हैं। जैसे मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण हो जाते हैं। अब एक चीज़ और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि भैंस है, भैंस जैसे मान लीजिए कि जो भैंस है उस पर बगला बैठा होता है ना। आपने कभी देखा होगा इस तरह का, आम तरीके से ऐसा कुछ नहीं कि देखा नहीं होगा। तो वो जो बगला होता है तो उस पर बैठा है। अब आप सोच रहे हो कि ये इसको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, उसके जो जूं होते हैं, जो भैंस के जूं होते हैं, तो उसको निकाल निकाल के वो खा जाता है। तो क्या कर रहा होता है वो देखिए खुद अपना भी फ़ायदा कर रहा होता है और प्लस उस भैंस का भी फ़ायदा कर रहा होता है ना। ऐसे तो होता है। और आपने और देखा होगा कि जैसे उसके कान में कुछ ऐसे जो होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, तो कान में से ऐसे ऐसे करके वो उसकी गंदगी निकालते हैं। तो ये नहीं है कि वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो उसका देखो सफाई भी कर रहे हैं और उनको अपना भोजन भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, वो सहजीविता की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी कि जो उनका संबंध है वो सहजीविता का संबंध हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए चित्र के माध्यम से भी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि प्रथम उपभोक्ता कौन होता है, द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है, तृतीय उपभोक्ता कौन होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।